विद्या भारती द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का मेरी ओर से स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है कक्षा 10वीं विषय विज्ञान प्रकरण मानव श्वसन तंत्र। उसमें कल एक भाग ऊपरी श्वसन के बारे में मैंने बताया था। आज हम निचली श्वसन के बारे में हम चलते हैं। देखिए, इसमें निचला श्वसन आप ये देखते हैं कि निचले श्वसन में आप ये कंकाल तंत्र देख रहे हैं। इसके अंदर ये जो ग्रसिका है, श्वास नली, इसमें देखिए ये ग्रसिका है, ये ग्रसिका है। कल मैंने बताया था आपको कि ऊपरी श्वसन में नाक है जिससे श्वास लेते हैं, मुंह है और ग्रसिका है, मुख ग्रसनी, नासा ग्रसनी और एक ये स्वर यंत्र। यहां तक मैंने आपको समझा दिया था। अब इसमें हम आगे चलते हैं। श्वास नली, एक मैंने ये डायग्राम बनाया है। ये श्वास नली से नीचे फेफड़ों तक का डायग्राम है। इसके अंदर ये श्वास नली, ये जो श्वास नली होती है, ये आप ये देख रहे हैं 5 इंच लंबी ये श्वास नली होती है। 5 इंच लंबी ये श्वास नली होती है। और इसी प्रकार से कूट स्तरीय पक्षाम भी ये स्तंभाकार उपकला ऊतकों से ये मिलकर के बनी होती है। यानी ये 5 इंच लंबी होती है। कूट स्तरीय पक्षाम भी स्तंभाकार उपकला ऊतकों से ये बनी भी रहती है। इसके अंदर आपको ये दिखाई दे रहे होंगे, ये दिखाई दे रहे हैं, ये इसमें ये छल्ले हैं, ये छल्ले हैं, ये छल्ले हैं। इसके अंदर कारण क्या है कि जब हम श्वास लेते हैं तो ये जो छल्ले हैं, ये छल्ले इसको सिकुड़ने से बचाने का काम करते हैं। अगर ये श्वास नली सिकुड़ गई तो ये श्वास बंद हो जाएगा। इसी प्रकार से इसके अंदर ये छल्ले नुमा संरचना स्तंभाकार ऊतकों की, उपकला ऊतकों के द्वारा निर्मित, ये आप देखते हैं सी आकार की, यानी इस प्रकार के ये आकार की होती है। ये इस प्रकार के आकार की ये पाई जाती है, यानी सी आकार की ये श्वास नली होती है। और इसके अंदर ये जो इसको हम कहते हैं स्वर यंत्र। स्वर यंत्र यानी इसके अंदर जब मैं बोल रहा हूं, देखिए मेरे यहाँ कपकपी पैदा हो रही है। ध्वनि का उच्चारण इस स्वर यंत्र के द्वारा ही होता है। और ये कंठी का उपकरण है। इसकी कैसे होता है, इसकी कार्यप्रणाली एक अलग है, लेकिन अपन श्वसन के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये स्वर यंत्र है। और स्वर यंत्र के नीचे 5 इंच लंबी ये स्तंभाकार ऊतकों की, उपकला ऊतकों द्वारा सी आकार की ये छल्ले नुमा संरचना श्वास नली पाई जाती है। और इसी प्रकार से ये इस श्वास नली के द्वारा ये श्वसन आगे जाता है। अब आगे अपन ये देखते हैं कि ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये एक ये श्वसनिका, एक तो बाईं तरफ जाती है, एक दाईं तरफ जाती है। आप देख रहे होंगे ये इसके अंदर क्या है कि फेफड़े एक जोड़ी होते हैं, यानी फुफ्फुस एक जोड़ी होते हैं। एक ये दाईं तरफ होता है, ये बाईं तरफ होता है और एक दाईं तरफ होता है। तो यहां से इनका डिवाइडेशन होता है। ये डिवाइडेशन यहां से ये बाईं तरफ आ रहा है, तो ये बाईं तरफ है और ये दाईं तरफ है। ये बाईं तरफ है, ये दाईं तरफ है। इसमें बाईं तरफ ये 2 भागों में ये विभाजित है और ये 3 भागों में विभाजित है। 3 भाग आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसमें आप देखिए ये जो आपको इस श्वास नली से ये श्वसनिका द्वारा जुड़ी हुई रहती है, इनको हम कहते हैं श्वसनिका। इनको हम क्या कहते हैं? श्वसनिका। श्वसनी ये श्वसनी है। ये श्वसनी को हम कहते हैं ब्रोकाई। श्वसनी को हम क्या कहते हैं? श्वसनी को हम कहते हैं ब्रोकाई। ये श्वसनी है ब्रोकाई। और इसी प्रकार से श्वसनी ये ब्रोकाई। और ये जो श्वसनी है, ये श्वसनी इसमें ये आया, फिर इससे ये 1 2 3 यानी प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी के द्वारा ये जुड़े हुए रहते हैं।
और इसी प्रकार से ये श्वसनी के द्वारा भी श्वसनिकाएं निकली रहती हैं ये फेफड़ों के अंदर। आप इधर देखिए, ये आप इसमें देख रहे हैं, ये इसके अंदर देखिए आप, ये प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, ये श्वसनिकाएं, ये श्वसनिकाएं, ये पूरे फेफड़ों के अंदर, ये वक्ष स्थल के नीचे, ये वक्ष स्थल, ये फेफड़े इस वक्ष स्थल के नीचे जाते हैं, ये वक्ष स्थल के नीचे स्थित होते हैं। और इसी प्रकार से ये जो श्वास नली है ये वक्ष स्थल के अंदर खुलती है। ये वक्ष स्थल में दायां बायां ये दो भागों में विभाजित रहती है। इस प्रकार से ये बायां भाग है, ये दायां भाग है। तो प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी, इनको हम कहते हैं ब्रोकाई। प्राथमिक, ब्रोकाई, द्वितीयक, तृतीयक। तो प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी, और इसी प्रकार से ये श्वसनी से भी श्वसनिकाएं निकली रहती हैं। ये श्वसनिकाएं निकली रहती हैं। श्वसनिकाएं यानी ब्रांकियोल के नाम से हम इनको जानते हैं। और इनके आगे ये कूपिकाएं होती हैं। देखिए ये कूपिकाएं होती हैं, आगे ये कूपिकाएं पाई जाती हैं। ये 30 मिलियन कूपिकाएं पाई जाती हैं। काम क्या करती हैं? ये O2 CO2 का आदान प्रदान का काम करती हैं, यानी ऑक्सीजन O2 गैसों का विनिमय, हम क्या कहते हैं? गैसों का विनिमय। अब फेफड़े आपने देखा होगा, यानी फेफड़े संकुचित होते हैं, प्रसारित होते हैं। तो इस प्रकार से ये वायु का जो आदान प्रदान है, O2 CO2 जैसे निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, लेंगे ऑक्सीजन निकलेगी, ये कूपिकाओं के माध्यम से होता है। ये 30 मिलियन कूपिकाएं होती हैं। और कैसी होती हैं? जब हम जो चाय पीने का कप होता है, ये कप के आकार की ये कूपिकाएं पाई जाती हैं। इसके अंदर क्या है कि आप ये बायां जो फेफड़ा होता है और ये दायां फेफड़ा होता है, यानी दाहिना फेफड़ा इस बाएं फेफड़े से कुछ छोटा होता है तो कुछ चौड़ा होता है। यानी ये बायां फेफड़ा दाएं फेफड़े से, बायां फेफड़ा दाएं फेफड़े से कुछ दायां फेफड़ा कुछ छोटा और चौड़ा होता है। बायां फेफड़ा ये बड़ा होता है, बायां फेफड़ा ये बड़ा पाया जाता है। और इसी प्रकार से ये दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, ये आप जो कोटर देख रहे हैं, इस कोटर के अंदर ये फेफड़े रहते हैं सुरक्षित। आगे ये उरोस्थी होती है, दोनों तरफ पसलियां हैं, पीछे से ये रीढ़ की हड्डी होती है, इसके अंदर ये सुरक्षित रहते हैं। और ये बिल्कुल इनका संबंध होता है, ये श्वास नली के द्वारा होता है। श्वास नली का संबंध श्वसनी का यानी ब्रोकाई से होता है। प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी, और ये श्वसनी के द्वारा श्वसनिका जुड़ी रहती हैं, जिसे ब्रांकियोल कहा जाता है। और ये ब्रांकियोल के आगे, श्वसनिकाओं के आगे कूपिकाएं पाई जाती हैं, जो O2 CO2 का आदान प्रदान करने का काम प्रमुख रूप से ये करती हैं। इस प्रकार से ये हमारे जो है ये श्वसन की क्रिया विधि होती है। अब हम चलते हैं, इसका आगे का भाग है, ये देखिए श्वास नली होगी, श्वसनी होगी, श्वसनिकाएं, आगे है कूपिकाएं। ये कूपिकाएं के बारे में मैंने बताया आपको कि ये कूपिकाएं कप के आकार की होती है। 30 मिलियन कूपिकाएं ये पाई जाती हैं। और इसी प्रकार से इनका कार्य क्या होता है? O2 CO2 का आदान प्रदान, यानी गैसों का विनिमय का प्रमुख रूप से ये कार्य होता है। ये जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े प्रसारित होते हैं, संकुचित होते हैं, प्रसारित होते हैं, संकुचित होते हैं, प्रसारित होते हैं, ये लगातार सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। और इसी प्रकार से इसके अंदर ये जो फेफड़े होते हैं ये स्पंजी उत्तक के बने हुए रहते हैं। कौन सा उत्तक? स्पंजी उत्तक के ये बने हुए रहते हैं। इसमें ये स्तंभाकार उत्तक की, श्वास नली स्तंभाकार उत्तक की बनी हुई रहती है, सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। इसी प्रकार फेफड़े स्पंजी उत्तक के बने रहते हैं, लचीले होते हैं, बिल्कुल लचीले, जैसे आपने देखा होगा फुटबॉल का ब्लैडर होता है, बिल्कुल लचीला होता है, उस प्रकार से ये होते हैं, ये लचीले होते हैं। और ये कोमल गुलाबी रंग के, जैसे गुलाब जामुन होती है, आपने देखा गुलाब जामुन, तो बिल्कुल गुलाबी रंग के होते हैं, स्पंजी होते हैं, और ये लचीले होते हैं, स्पंजी उत्तक के बने हुए रहते हैं ये फेफड़े। और मैंने बताया आपको कि इसके अंदर जो दायां फेफड़ा है ये थोड़ा छोटा होता है और चौड़ा होता है, बायां फेफड़ा थोड़ा बड़ा होता है और इतना ज्यादा चौड़ा ये नहीं पाया जाता। ये कहाँ है? ये फेफड़े आप ये देख रहे हैं, ये जो डायफ्राम है, ये नीचे मध्य पर जिसको कहा जाता है,
ये मध्य पट, इस मध्य पट के ऊपर दोनों तरफ ये फेफड़े पाए जाते हैं। इन फेफड़ों के अंदर यानी असंख्य श्वसनिकाएं, कूपिकाएं ये इनके अंदर पाई जाती है। इनका प्रमुख कार्य जो होता है ये गैसों का विनिमय का ये कार्य होता है। अब ये शरीर के अंदर आगे इनका परिसंचरण ये रक्त के द्वारा होता है। जैसे अपन जानते हैं कि रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब इसके अंदर क्या है कि जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिलती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, और हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जिसे अशुद्ध रुधिर कहते हैं, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन को शुद्ध रुधिर कहते हैं। आगे का आदान प्रदान अपन जब रक्त के परिसंचरण पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।